नमस्कार दोस्तों। एटम बम क्या होता है, परमाणु बम क्या होता है, क्योंकि आजकल इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है पूरे विश्व में। और परमाणु बम बनता कैसे है, काम कैसे करता है और इसको बनाने की नौबत क्यों आई अमेरिका को। 16 जुलाई 1945 सुबह के 5:30 बजे अमेरिका में एक बम की टेस्टिंग होती है, जिसको देखकर इस बम के क्रिएटर ओपेनहाइमर के मुंह से एक ही बात निकलती है, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है, अब मैं इस संसार का नाश करने वाला मृत्यु बन गया हूँ। और यह कथन ओपेनहाइमर ने श्रीमद् भगवद गीता से लिया था। यह बात सच भी हो जाती है। इस बम के टेस्टिंग के 20 दिन के बाद ही 6 अगस्त 1945 अमेरिका जापान के हिरोशिमा शहर पर सुबह के 8:15 पर लिटिल बॉय नामक बम को गिरा देता है, जो कि लगभग 80,000 लोगों को पलक झपकते ही मार देता है। अब सोचिए कि यह लिटिल बॉय नाम का बम कितना विध्वंसकारी था। और इसके साथ ही साथ अगले 2 महीनों के बाद इतने ही लोग मारे जाते हैं इस बम के रेडिएशन से। तो आज हम यही सब चीज़ें समझेंगे कि ये बम बनाने की नौबत क्यों आई, क्यों अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराया, और इसके जो क्रिएटर थे ओपेनहाइमर, उनके मुंह से श्रीमद् भगवद गीता का ये कथन क्यों निकला। तो सब चीज़ें हम बारी बारी से समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि एटम बम क्या होता है, यानी कि परमाणु बम किसको कहते हैं, कैसे काम करता है। जब किसी परमाणु के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है या एक साथ जोड़ा जाता है, तो इसमें इतनी अधिक ऊर्जा निकलती है कि एक ही बम पूरे शहर को नष्ट कर सकता है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, मीन्स परमाणुओं का टूटना। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, मीन्स परमाणुओं का आपस में जुड़ना। अब यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं कि परमाणु बम को बनाने में न्यूक्लियर फ्यूजन का उपयोग होता है। एटम बम में इस्तेमाल होने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका नाम है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी छिपी होती है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटा सा एटम बम हजारों टन TNT के बराबर ऊर्जा छोड़ सकता है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। 1 kg जो एटम बम होता है, उसकी एनर्जी 27 लाख किलो कोयले के एनर्जी के बराबर होता है। सोचिए, ये अंतर होता है दोनों में। आइए अब हम समझते हैं कि न्यूक्लियर फिजन कैसे काम करता है। न्यूक्लियर फिजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भारी परमाणु जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को जब न्यूट्रॉन से टकराया जाता है, तो यह दोनों एलिमेंट टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे ही ये टूटते हैं तो यह बहुत ही अत्यधिक ऊर्जा को रिलीज करते हैं। इसको कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे ही यूरेनियम 235 पर एक स्लो न्यूट्रॉन टकराता है तो वह एटम अनस्टेबल हो जाता है और फिर वह एलिमेंट 2 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। और इसके साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। फिर जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं वह और 3 यूरेनियम 235 से टकराते हैं, और वह भी ठीक पहले की तरह टूटते हैं। और फिर उसमें से भी न्यूट्रॉन निकलते हैं। एक एटम से टकराया तो 3 न्यूट्रॉन निकले। 3 जो है न्यूट्रॉन, यानी कि जो 1 नंबर का न्यूट्रॉन है उसमें से 3 और निकल गए, दूसरे नंबर से भी 3 और निकल गए, तीसरे नंबर से भी 3 और निकल गए, यानी कि 9 न्यूट्रॉन निकल गए। सोचिए, शुरुआत 1 से हुआ था और निकले कितने, 9। और यह इस तरीके से एक चेन रिएक्शन का रूप धारण कर लेती है। और जब यह प्रक्रिया बिना कंट्रोल के होती है तो एनर्जी इतनी तेजी से निकलती है कि वह एक भयानक विस्फोट का रूप धारण कर लेती है। और यह भयानक विस्फोट ही एटम बम का रूप होता है। इस एटम बम के बनाने के तार मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम समझते हैं कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था और यह क्यों एक गुप्त प्रोजेक्ट बना। साथ ही साथ यह भी समझेंगे
कि इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था, जर्मनी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था और जापान अपनी आत्मघाती हमलों से कहर बरपा रहा था, और वही अमेरिका एक ऐसी योजना पर काम कर रहा था कि जो कि दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक गुप्त मिशन जिसमें शामिल थे हजारों वैज्ञानिक, एक ऐसा प्रयोग जिसको इंसान ने कभी सोचा ही नहीं था। उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और यह वह मिशन था जिसने एटम बम को जन्म दिया। 1939 में तो जर्मन वैज्ञानिक न्यूक्लियर फिजन की खोज की। इसमें क्या होता है कि जब एक यूरेनियम का परमाणु टूटता है तो उससे भारी ऊर्जा निकलती है। अमेरिका को डर था कि हिटलर इस तकनीक से परमाणु बम बना सकता है। इसी दौरान एल्बर्ट आइंस्टीन और लियो जिलार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा, और उसमें लिखा कि हिटलर के पास अगर एटम बम आ गया तो दुनिया खत्म हो सकती है। ये जो लेटर था यही मैनहट्टन प्रोजेक्ट की नींव रखी, और फिर 1942 में यह प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। जनरल लेस्ली ग्रोव्स और रॉबर्ट ओपेनहाइमर को इसकी कमान दी जाती है, और यह प्रोजेक्ट इतना गुप्त था कि इसमें काम करने वाले लोगों को भी नहीं पता था कि वो क्या बना रहे हैं। पूरे अमेरिका में 3 मुख्य स्थान बनाए गए। पहला जो स्थान डिसाइड हुआ ओक रिज टेनेसी में, जहां पर यूरेनियम का इनरिचमेंट होता था, मींस यूरेनियम का शुद्धिकरण। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यूरेनियम का इनरिचमेंट जो होता है वह बहुत ही मुश्किल है। तो इसको कुछ इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो यूरेनियम होता है वो यूरेनियम 238 के फॉर्म में होता है। अब उस यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 निकालना होता है, और यह निकालना इतना आसान नहीं होता है। 1 किलोग्राम यूरेनियम 238 से केवल 0.70 ग्राम ही यूरेनियम 235 निकलता है। अब सोचिए कि अगर 100 किलो यूरेनियम 238 हो तो उसमें हमें कितना कम मात्रा में यूरेनियम 235 मिलेगा, और यह जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही जटिल होती है, इतना आसान नहीं होती। अब दूसरा जो स्थान था उस पे आते हैं, हैनफोर्ड वाशिंगटन में, और यहाँ पर प्लूटोनियम का प्रोडक्शन होता है। तीसरा जो स्थान डिसाइड हुआ वह था लॉस ओलमोस न्यू मैक्सिको में, और यहाँ पर बॉम्ब डिज़ाइन और परीक्षण करना डिसाइड हुआ। तो यह 3 स्थान को डिसाइड कर लिया जाता है इन वैज्ञानिकों के द्वारा। इसमें हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और मजदूर काम कर रहे थे। इसमें ओपेनहाइमर के साथ काम कर रहे प्रमुख वैज्ञानिक थे एनरिको फर्मी, इटली से आए परमाणु भौतिक वैज्ञानिक थे। दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था नील बोहर, जो कि क्वांटम थ्योरी के मास्टर थे। और तीसरे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था रिचर्ड फेमैन, और इनका जो दिमाग था दुनिया के सबसे तेज दिमागों में से एक था। परमाणु बम जब बनकर तैयार हो जाता है तो इसका टेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी था, ट्रिनिटी टेस्ट। और यह टेस्ट होता है 16 जुलाई सन 1945 को सुबह के 5:29 पर न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में हुआ। यह मानव इतिहास का पहला परमाणु परीक्षण था, और इसका कोड नेम था ट्रिनिटी टेस्ट। बम फटा और 10 किलोमीटर ऊंची मशरूम जैसी आग की लपटें उठी। यह मशरूम जैसी ऊंची लपटों को देखकर इस बम के क्रिएटर ओपेनहाइमर के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, श्रीमद् भगवत गीता का वह कथन, नाउ आई एम बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। इसका मतलब होता है कि अब मैं इस संसार का नाश करने वाला मृत्यु बन गया हूँ। और फिर वो दिन आ ही जाता है जिसके लिए अमेरिका ने इस बम का निर्माण किया था। 6 अगस्त सन 1945 सुबह 8:15 पर अमेरिकी B-29 बॉम्बर्ड विमान इनोला गे लिटिल बॉय नाम के एटम बम को हिरोशिमा पर गिरा देता है। बम जैसे ही गिरता है उसके 43 सेकंड के बाद जमीन से लगभग 600 मीटर ऊपर ही विस्फोट करा दिया जाता है, और एक पल में 80,000 लोग मारे जाते हैं। पूरा शहर आग की लपटों में बदल जाता है। हजारों लोग जलकर राख हो गए। आने वाले कई सालों तक
लोग रेडिएशन से मरते रहे और यह मानव इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक बन गया। लेकिन यहाँ पर अमेरिका का इरादा एक बम से शांत होने वाला नहीं था। ठीक 3 दिन के बाद 9 अगस्त सन 1945 को इस बार अमेरिका ने फैट मैन नाम का प्लूटोनियम बम नागासाकी पर गिरा देता है। इस बम से भी 40,000 लोग तुरंत मारे जाते हैं, हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस बम की ताकत पहले बम से ज़्यादा थी, लेकिन शहर का ज्योग्राफी पहाड़ी होने के कारण नुकसान कम होता है। 3 दिन के भीतर 2 एटम बम जापान को घुटने पर ला देता है। फिर 15 अगस्त सन 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया और युद्ध को ख़त्म करने की घोषणा की। फिर 2 सितंबर 1945 को जापान ने ऑफिशियली आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के बाद हालात बहुत खराब हो गए। जापान में हजारों लोगों की मौत केवल रेडिएशन से हुई। बच्चों में विकृतियाँ, कैंसर और अन्य बीमारियां फैलने लगी। कई वर्षों तक वहां पर खेती नहीं हो पाई। मानसिक और सामाजिक ट्रॉमा ने हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी। हर साल 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान में पीस मेमोरी डे मनाया जाता है। लोग मोमबत्तियां जलाकर शांति की कामना करते हैं। हिरोशिमा अब एक पीस सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसकी जो नींव है वो दर्द और तबाही की है। आज हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ शहर नहीं है, बल्कि वो चेतावनी है इंसान को इंसान से बचाने की। जय हिंद।